हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी में आप सभी का वेलकम है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी की, जिसको बोला जाता है कि मिर्गी का दौरा पड़ना। कि मिर्गी का दौरा किस लिए पड़ता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे इसके एपिलेप्सी के कॉजेज, कि हमें किस कारण एपिलेप्सी हो जाती है, कि मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, कि हमें इसके क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान लें कि हमें एपिलेप्सी हो रही है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, कि हम इसका ट्रीटमेंट किस तरह दे सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे मेडिसिन की, कि हम इसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। तो इसमें हम बात करेंगे वन बाय वन इन सभी टॉपिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज द एपिलेप्सी, यानी एपिलेप्सी क्या होती है। तो एपिलेप्सी इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर in which brain activity becomes abnormal, causing seizure or periods of uncontrolled behavior, sensitization, and sometimes loss of awareness. Anyone can develop epilepsy. Epilepsy affect both male and female of all race, ethnic background, and ages. एपिलेप्सी एक सीएनएस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होती है, जिसमें हमारे ब्रेन की एक्टिविटी अबनॉर्मल हो जाती है और जिससे हमें दौड़े या असामान्य, यानी जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो बिहेवियर हमें और सेंसिटाइजेशन का लॉस हो जाता है। एपिलेप्सी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और ये किसी भी एज में एपिलेप्सी हो जाती है। तो ये हमने आपको बताया था कि एपिलेप्सी क्या होती है और इसके क्या कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की, यानी इसके क्या कारण होते हैं जिस कारण हमें एपिलेप्सी हो जाती है, यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एपिलेप्सी, यानी एपिलेप्सी के क्या कॉजेज होते हैं, यानी कि मिर्गी दौरे पड़ने के क्या क्या कारण होते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं कि एपिलेप्सी हैज़ नो आइडेंटिफिकेबल कोर्सेज इन अबाउट द हेल्थ ऑफ द पीपल विद द कंडीशन। इन द अदर हेल्थ द कंडीशन में बी द ट्रेसेड टू वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग, यानी कि बात करें हम जेनेटिक इन्फ्लुएंस, हेड ट्रॉमा और ब्रेन अबनॉर्मलिटीज़, पेरेंटल इंजरी, यानी कि लगभग आधे लोगों में मिर्गी का कोई भी पहचान की योग्य कारण नहीं होता है। दूसरी छमाही में स्थिति का पता विभिन्न तरीकों कारणों से लगाया जा सकता है, जिसमें शामिल है कि जैसे कि जेनेटिक इन्फ्लुएंसर होने पर या हेड ट्रॉमा होने पर। एंड अगर हम बात करें ब्रेन अबनॉर्मलिटी, यानी ब्रेन की अबनॉर्मलिटी ठीक नहीं हो, तो हमें चांसेस रहते हैं कि एपिलेप्सी तो नहीं हो रही है। और उसके बाद आता है पेरेंटल इंजरी, यानी पेरेंटल इंजरी के कारण भी हमें एपिलेप्सी हो सकती है। तो ये सभी थे, हमने आपको बताए थे कि इसके कारण क्या क्या कारण होते हैं जिस कारण हमें एपिलेप्सी हो जाती है। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे या पढ़ेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे हम पता लगा सकें कि पेशेंट को एपिलेप्सी हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं उसी कारण सिम्टम्स हैं नहीं हुए। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एपिलेप्सी के, यानी क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सकें कि हमें मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि टेम्परेरी कन्फ्यूजन हो जाता है, यानी कि हमारा जो टेम्परेरी कन्फ्यूजन हो जाता है। स्टफ मसल्स होंगे, और इसमें क्या होगा कि अनकंट्रोल जर्किंग मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग्स, यानी कि जो हमारा कंधा या हाथ पैर होंगे वो कपकपाएंगे, या एक तरह से कहें तो हम पूरी तरह से हम इधर आधर फेंकेंगे। तो इसमें अनकंट्रोल जर्किंग मूवमेंट हो जाता है। और थर्ड है हमारे पास लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, यानी हमें सूझबूझ की जो भी क्षमता होती है वो सब चली जाती है, इसमें कुछ हमें याद नहीं रहता है, यानी कि हमें कोई भी अनकॉन्शियसली हो जाते हैं, इसमें कॉन्शियस नहीं हो जाते हैं। और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स अगर देखें तो इसमें फीवर और एंजाइटी भी तो नॉर्मल हो ही जाती है। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स तो इसी के यही हैं कि फीवर और एंजाइटी की वजह से हमें इसके सिम्टम्स देखे गए हैं एपिलेप्सी में। और मैंने आप सभी को ये बताया है कि ये सिम्टम्स एपिलेप्सी के हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके मेडिसिन की, यानी कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं एपिलेप्सी के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो हम इसमें सबसे पहली मेडिसिन दे सकते हैं जिसका नाम है डिलेटिन टैबलेट, जो कि आती है हमारी 100 mg में। और ये
इसका ब्रांड नेम डेलेटिन है और ये फाइजर कंपनी की मिल जाएंगी आपको। और अगर हम इसकी डोज की बात करें तो हम इसको दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं एक दिन में, यानी या तो आप बीड़ी चला सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप इसको 3 टाइम भी कर सकते हैं, यानी TDS भी दे सकते हैं, यानी हम कहें OD टू TDS। अब लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट जिसका नाम है गार्डनेल, जो कि आती है 60 mg में, और ये आपको डिफरेंट ब्रांड नेम से आप मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन इसके अंदर जो साल्ट होता है फिनोबार्बिटोन। और हम इसकी बात करें डोज की तो हम इसको 2 से, इस टैबलेट्स को भी हम 2 से 3 बार दे सकते हैं एक दिन में, यानी ज़रूरत पड़ने पर हम इसको 3 टाइम भी कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली आपको ये 2 टाइम ही दी जाती है, यानी OD टू BD टू TDS, आप इसको BD टू TDS दे सकते हैं। और ये आपको अबॉट कंपनी की मिल जाएगी। और बात करते हैं हम नेक्स्ट टैबलेट जो कि है, अगर आपको इन दोनों टैबलेट लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होती है तो आप जो अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ ये टैबलेट आप ले सकते हैं, ये और हायर डोज में है। तो इसका नाम है टेग्रिटोल, जो कि आपको मिल जाएगी 200 mg में। और हम बात करें इसके ब्रांड नेम की तो इसका नाम है टेग्रिटोल, और इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है कार्बामैपाजिपिन। और ये टैबलेट IP बना भी होती है। और हम बात करें इसके डोज की तो आप इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं, यानी एक दिन में इसको 3 बार दिया जा सकता है, यानी सुबह दोपहर शाम। और हम बात करें लैटिन पर भी तो हम इसको ऐसा दे सकते हैं TDS। अगर इस टैबलेट से भी आपको और रिलीफ नहीं मिलता है तो आप और हाई डोज पर जा सकते हैं, जो कि मैं बताने वाला हूँ टैबलेट। तो इस टैबलेट का नाम है माइसोलिन, जो कि 250 नाम से आती है, माइसोलिन 250 नाम से आती है। और इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है प्रामिडोन, और ये USP बना भी होती है। हम बात करें इसके ब्रांड नेम की तो माइसोलिन ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगी, 250 mg में होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी डोज की, तो हम इसको दिन में कितनी बार दे सकते हैं, हम सिर्फ इसको दिन में एक ही बार दे सकते हैं, या तो आप सुबह में दे सकते हैं, शाम में, या फिर दोपहर में। आप सबसे बेस्ट है कि इसको दोपहर में ही दी जाए खाना खाने के बाद। और लैटिन टर्म की बात करें तो हम इसको एज OD दे सकते हैं।